यूएनएससी में किसी ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। भारत को पूरे एक समझ लीजिए पाकिस्तान और चाइना के अलावा बाकी 13 मेंबर्स ने सपोर्ट किया कि भारत ने उनको बोल दिया अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो आप नहीं आ सकते। तो भारत ने ये पॉलिसी सबके लिए रखी है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ये काम नहीं कर सकता। अगर उसको भारत आना है तो सिर्फ भारत के लिए आना पड़ेगा। पाकिस्तान और ईरान एक साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान का इश्यू बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान के पास है और वो अफ़गानिस्तान के पास है। और हुँ। इज़राइल ने तो एक थ्रेटन भी कर दिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला भी कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिस तरह से रिश्ते चल रहे हैं, उसको लेकर दुनिया भर में अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस अपना-अपना वक्तव्य रख रहे हैं, रिएक्शंस उनके आ रहे हैं। ओआईसी ने रिसेंटली इस एस्केलेशन के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया और डी-एस्केलेशन की माँग की है। जो कुछ हालात कश्मीर में है, उसके लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया। ओआईसी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप सब जानते हैं कि यूएनएससी में भी भारत को लेकर पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर पहुँचा और डी-एस्केलेशन की माँग उठाई, लेकिन यूएनएससी में किसी ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज़ करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो कई सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे और जो कुछ हो रहा है उसके आगे क्या परिणाम निकाल सकते हैं। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम मोमबत्ती। जय सिया राम। उमेश जी, ओआईसी का जो ये रिएक्शन है, जो ओआईसी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें एस्केलेशन के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया और जो कश्मीर में स्थिति है उसके लिए भी भारत को ज़िम्मेदार ठहराया है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान समर्थन हासिल करने में जो मुस्लिम वर्ल्ड में सफल होता जा रहा है? देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, उन्होंने एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड अपनाया है। उन्होंने बोला है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दोनों ये कश्मीर इश्यू को बायलैटरली सुलझा दीजिए। तो एक तरफ से उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसपे तो कुछ जवाब उनसे कुछ बोला नहीं है। बल्कि भारत को ही बोल दिया है कि आप इस इश्यू को बायलैटरली सुलझाओ, एक तरह से भारत को ही ब्लेम किया है। तो मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जो उनके 55 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान ने एक तरह से वहाँ पे अच्छी लॉबिंग की। भले ही उन्होंने भारत का पूरा समर्थन नहीं किया, पर पाकिस्तान को भी कंडेम नहीं किया। तो ये देखने की बात है। बट एक चीज़ नोट करिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल अ, इस्लामाबाद ने ही बुलाई थी एक तरह से क्लोज़ डोर मीटिंग। उन्होंने ग्रीस को फ़ोन किया था, ग्रीस के रिप्रेजेंटेटिव को, कि आप एक इमरजेंसी क्लोज़ डोर मीटिंग बुलाइए। इमरजेंसी क्लोज़ डोर मीटिंग देर रात तक चली। वहाँ पे पाकिस्तान को ही क्वेश्चन किया गया कि लश्कर-ए-तौयबा इसमें इन्वॉल्व्ड है क्या नहीं है? और एक तरह से पाकिस्तान को बोला गया कि आप टेररिस्ट लॉन्च पैड को हटाइए। भारत को पूरे एक समझ लीजिए पाकिस्तान और चाइना के अलावा बाकी 13 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, जिसमें 4 मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और 9 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। एक चाइना जो है परमानेंट मेंबर और पाकिस्तान खुद जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जी। एक और एक जिसमें डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कल पाकिस्तान गए थे। और बताया जाता है कि भारत ने उनको बोल दिया अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो, आप नहीं आ सकते। तो भारत ने ये पॉलिसी सबके लिए रखी है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ये काम नहीं कर सकता। अगर उसको भारत आना है तो सिर्फ भारत के लिए आना पड़ेगा। अब इरानियन फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, वापस पाकिस्तान से वो ईरान जाएगा, ईरान में कुछ घंटे या 1 दिन रुक के फिर वो भारत आने वाला है। तो कल वो अगर जब भारत आ रहा है तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ईरान एक तरह से पीस मेकिंग के लिए ट्राई कर रहा है। देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों पाकिस्तान और ईरान एक साथ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का इश्यू बहुत बड़ा होता जा रहा है। जिस हिसाब से बीएलए आर्मी स्ट्रॉन्ग हो रही है
और मेरा ये मानना है बीएलए को पूरा सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की असेंबली में भी फजलुर रहमान ने बोला है कि बलूचिस्तान कुछ स्टेप अवे है, एक इंडिपेंडेंस नेशन घोषित हो सकता है यूनाइटेड नेशन से। तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान के पास है और वो अफगानिस्तान के पास है। तो अगर बलूचिस्तान अगर एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है तो बाउंड्री ऑफ ईरान के अंदर भी एक इंस्टेबिलिटी आएगी। आपको ये भी मालूम है अभी ईरान और इसराइल के बीच में एक वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, और हुँ, इसराइल ने तो एक थ्रेटन भी कर दिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला भी कर सकता है। अमेरिका ने भी बोल दिया है कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट जरूरी है फॉर एनी पीस टॉक टू स्टार्ट। तो एक तरह से प्रॉब्लम चल रहा है। अब ईरान क्या कर रहा है, पाकिस्तान से बात करके वो भारत आ रहा है, और भारत से आके वो मेरे हिसाब से वहां पे भी कुछ प्रपोजल लेके आना चाहेगा, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में वो मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा। और एक खबर आई है कि मूडीज ने, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बोला है अगर वॉर होता भी नहीं है तो भारत की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वॉर का सिचुएशन ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो वॉर प्रिपरेशन हो रहा है इसके कारण बहुत हद तक पाकिस्तान में एक अफरा तफरी मची हुई है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जिस हिसाब से भारत ने पानी बंद कर दिया है, 2-3 दिन में बताया जा रहा है पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, मतलब जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसके 3 करोड़ लोगों को पानी का प्रॉब्लम आने वाला है। और एक तरह से भारत ने अभी डीसिल्टिंग भी चालू कर दी है कुछ डैम्स पे। पहले क्या होता था, भारत वॉज ऑब्लिगेटेड टू गिव ऑल द डेटा, और जो भी जैसे अगर पानी छोड़ना है, कितना क्या करना है, पाकिस्तान से डेटा शेयर करना जरूरी था। अब ये करना जरूरी नहीं है। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम चालू हो गए हैं, और अब गर्मी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कियोस्क चालू हो गया है। वहां पे लोग बताने लग गए हैं कि पानी का लेवल कितना नीचे जा चुका है। लोग मतलब आप देखिए रिवर बेड दिखने लग गया है, बहुत हद तक पानी फ्लो होता था, वहां पे रिवर बेड भी दिखने लग गए हैं। तो पाकिस्तान में भी अफरा तफरी चल रही है, और बॉर्डर पे आपको मालूम है जिस हिसाब से पाकिस्तान ट्रूप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही है, वो तो एकदम ही रेडी हो चुके हैं, जैसे वॉर कल ही हो जाएगा। और भारत ने कल क्या किया, भारत ने मई 7 को, मतलब कल वो लोग एक तरह से मिलिट्री ड्रिल्स करने वाले हैं, लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल आफ्टर 1971। देखिए 1971 के इसका दौरान, क्या मिलिट्री ड्रिल से क्या मतलब निकाला जाए कि क्या आगे हम एस्केलेशन की जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ होने वाला है? क्या मतलब निकल रहा है इससे? देखिए मैं एक चीज समझता हूँ कि भारत अपनी जो जनता है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन हुँ, सबको रेडी करना चाहता है कि अगर फ्यूचर में कभी वॉर होगा, वॉर भले 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो या 4 साल बाद हो, पाकिस्तान के साथ वॉर तो होना ही है, और जिस दिन होगा वो फाइट टू द फिनिश होगा। और उसके लिए जो हमारी 140 करोड़ की जनता है, उसको रेडी किया जा रहा है। वहाँ पे सायरन्स बजाए जाएँगे, बताया जाएगा कि अगर कौन से टाइप का सायरन बज रहा है, तो आपको कैसे बिहेव करना पड़ेगा। बॉर्डर एरियाज़ में बंकर्स बनाए जाएँगे, और दूसरी जगह अगर स्कूल चलती रही और उस समय अगर समझ लीजिए कोई मिसाइल आती रही, तो बच्चों को बताया जाएगा कि आप डेस्क के नीचे इनफैक्ट इस आप तरह की वीडियोज़ भी सामने आई जहाँ पर पंजाब में बच्चों को इससे बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो कैसे खुद को बचाया जाए। देखिए एंटायर पॉपुलेशन को रेडी किया जा रहा है, आपके क्रिटिकल एसेट्स को कैसे मास्क किया जाना है, आपके जो यूटिलिटीज है, पावर यूटिलिटीज है, पानी के जो संसाधन है, आपके डिफेंस फैसिलिटीज, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होगी और भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होगी, उसको कैसे बचाना है, और जो दुश्मनों को कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन देना है, सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक तरह से आपने देखा होगा इसराइल के अंदर वॉर सायरन बजते रहते हैं, और सडनली सब लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। 15 से 20 मिनट पूरा कंट्री स्टैंड स्टिल पे हो जाता है। फिर हुँ, वापस एक सायरन बजता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। तो भारतीय जो जनता है, उनको भी इस ट्रेनिंग रेगुलरली ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी।
क्योंकि भारत की जो फोर्सेस है उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया कि वो अभी जाके कार्रवाई करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से इसके ऊपर बात करने की भी कोई जरूरी नहीं है। 1971 में भी आपने देखा होगा कि भारतीय फोर्सेस had taken around 8 months before actually starting any operation against Pakistan. तो ये वॉर एफर्ट बनता रहेगा, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें मालूम पड़ेगा कि कौन आपकी बात मान रहा है, कौन आपकी बात नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स है उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज है हमारे यहाँ पे हाफ फ्रंट जो है उसको देखने की जरूरत है। तो अंबर जी, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, इसमें लोगों को एक तरह से उनको बहुत रेडी रहना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा व्हेन द नेशन इज एट वॉर, दे आर ऑल्सो एट वॉर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सभी की ज़िम्मेदारी होती है सुरक्षा की, हमारी आर्म फोर्सेस। उमेश जी, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें क्राइसिस इन बैंक्स, ओवर 800 बलोच सोल्जर्स सीक रेजिग्नेशन अमिड एलिगेशन ऑफ अब्यूज इन पाकिस्तान आर्मी। इस तरह के इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे पिछले दिनों हमने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान को लेकर भी खबर आई। उसके पहले एक और मेजर की मौत जो हुई, जिन्होंने आत्महत्या की, उसको लेकर भी इस तरह की खबरें लगातार पाकिस्तान आर्मी को लेकर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। क्या रिएक्शन आपका इस खबर पर होता है? मीडिया में इस खबर पर काफ़ी चर्चा है, पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इमरान खान की जो खबर है, रेप की खबर, वो खुद पाकिस्तान आर्मी ने प्लान की है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई इंसिडेंट हो नहीं सकती है। लोग भले ही इसको कुछ भी बोल दें, बट एक तरह से आपको मालूम है इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान टुडे, और आज उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आसिम मुनीर ने खुद ये एक फेक रिपोर्ट डलवाई है, ताकि यहाँ पे उनका मजाक बने, एक तरह से वो मुंह छुपा के रहें। और आपको मालूम है 72 ईयर्स के हो चुके हैं। देखिए, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने बहुत सारा वीडियोस भी बनाया है, बट हमने डिसाइड किया था वी विल नॉट डिस्कस ओवर इट। बट जब ये इश्यू आया है तो मेरा ये मानना है कि इट इज अ डेलिबरेटली, जो रिपोर्ट है इसको पाकिस्तान आर्मी ने खुद प्लांट करवाया है, ताकि उनके खुद का जो पॉपुलर नेता है वो उभर ना पाए और पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज ना कर पाए। क्योंकि इमरान खान दम रखते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा जनता का सपोर्ट है। ये मेरा मानना है। सेकंड, आपने जो बात की है बलूचिस्तान के अंदर, जैसे बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी में सर्व होते हैं, 800 से ज्यादा लोगों ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है मास स्केल डेजर्शन हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर। लोग बता रहे थे कि 2,500 लोग एक साथ रिजाइन कर रहे थे जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। लोग बोल रहे थे कि हम अपने करप्ट मिलिट्री जनरल्स के लिए हम मरना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान के अंदर जो होता है ना कि हम एक बहुत बड़े स्टेट हैं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग आज खुद पाकिस्तान से नफरत करने लग गए, क्योंकि भूखमरी बढ़ गई है। 42% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के अंदर है। देखिए, आप भले ही कोई भी स्टेटमेंट दे दे कि हम 1000 साल घास खा लेंगे, पर ये जो जनरल्स होते हैं, मिलिट्री जनरल्स होते हैं, ये घास नहीं खाते हैं। ये तो पूरा पाकिस्तान को ही खा जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान अवाम का पैसा है उसको लूट के बाहर जाके ये लोग पेंट हाउसेस सब बना के रखते हैं। इनकी कोई औलादे पाकिस्तान में ठहरती भी नहीं है। अल्टीमेटली पाकिस्तान अवाम को प्रॉब्लम हो रहा है। और आपने ये देखा होगा कि मेरा ये मानना है, ये पंजाबी डोमिनेटेड जो पाकिस्तान आर्मी है, इसके खिलाफ एक तरह से म्यूटिनी हो चुकी है। वहां तरह से मेरे हिसाब से बगावत हो चुकी है। ये मेरा मानना है। उमेश जी, ये जो आपने म्यूटिनी की बात की है, इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो कुछ भी आसिम मुनीर ने किया, जो पहलगाम में हुआ, उसके पीछे आसिम मुनीर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये कि एक तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि पिछले कई सालों में आर्मी को लेकर जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं, आर्मी को लेकर जो लोगों के बीच में उनकी इज्जत थी,
जो सम्मान था वो चला गया, उसको वापस हासिल करने के लिए और साथ ही साथ जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी रही, उन दोनों के चलते आर्मी और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी टोटली इर्रेलेवेंट हो गई थी और ख़ास तौर से आर्मी का तो बिल्कुल ही बंटाधार हो गया था। तो उस सब को वापस रीगेन करने के लिए ये पूरी साज़िश आसिम मुनी ने रची ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, वापस आर्मी को वही प्यार-सम्मान मिले और इमोशनली वो भारत को ये दिखा के कि देखो भारत हमारे ऊपर वॉर एस्केलेट कर रहा है, हमने तो जी कुछ किया ही नहीं है, भारत तो कश्मीर में ज़ुल्म कर रहा है, ये इन्होंने खुद किया है, इस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से लाया गया। ये फेल्ड फ्लैग ऑपरेशन है, इस तरह की चीज़ें सारी चीज़ें जो हुई। तो एक्सपर्ट्स बहुत सारे ये सारी चीज़ें कह रही हैं कि ये जानबूझ के किया गया ताकि आर्मी की जो साख थी उसको वापस पाया जा सके। देखिए, मेजर आदिल राजा ने तो डे 1 से पहले ही बोल दिया था कि जभी भी उन्होंने टू नेशन थियरी का जब बताया था और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ है और आपको मालूम है जैसे हमने भी पहले ही फर्स्ट डे ही हमने बोल दिया था कि इसमें चाइना इन्वॉल्व्ड है और आपको ये भी आपने देखा होगा कि कितने सारे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं, वो आज ट्राई कर रहे हैं कि मोदी जी के अगेंस्ट एक तरह से नैरेटिव बनाया जाए, फासिस्ट हुँ। मोदी बनाया जाए और कहीं-कहीं पे ट्विटर में चालू भी हो गया है कि मोदी जी पाकिस्तान की 25 करोड़ की जनता के ऊपर दमन कर रहे हैं, उनका पानी रोक के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी हैव स्टार्टेड अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया है। उनकी जो नेटवर्क है, उनका जो प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, अब वो मोदी जी को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से ग्लोबल उम्मा को मोदी जी के अगेंस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। जो काम इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ हुआ था, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुआ था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। सिमिलर नैरेटिव मोदी जी के अगेंस्ट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मोदी जी ने अभी तक तो एक गोली भी नहीं चलाई है और आपने देखा है कि यूक्रेन युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है? रशिया के बम्बार्डमेंट में और इज़राइल ने कम से कम बम्बार्डिंग करके 55 से 60,000 गाज़ा के लोगों को मार दिया है। अब इसके अलावा ये एक तरह से फ़ॉल्स इक्विवेलेंस करने की कोशिश की जा रही है। एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है। ओआईसी में यही हुआ, आपने देखा है। और आप ये मत समझ लीजिए कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पलटा नहीं कर वो वापस पलटी मार सकते हैं। भले ही वो अगर आप देख लीजिए, अमेरिका भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है। क्योंकि आज हम इनसे वेपन सिस्टम्स ले रहे हैं, ये हमारे साथ है। जैसे आपने देखा है कि भारत ने $131 मिलियन का ब्लैक हॉक आई 360 डिग्रीज जो मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम्स है, वो अमेरिका से खरीदा है। अब और रशिया से हमने ईगला जो उनका मैन पैड रॉकेट लॉन्चर्स है, वो खरीदा है। तो इसके लिए वो भारत के साथ है और बताया जाता है कि भारत इज़ एक्टिवली कंसिडरिंग टू बाय सुकोई 57 एज़ वेल क्योंकि रशिया एग्री कर चुका है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए भी और बताया जाता है कि सुकोई 57 के जो प्लेन हैं, उसका इंजन को भी चेंज किया जा रहा है। उसके अंदर और ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं कि एआई इनेबल्ड है, उसका भी वो भी एक तरह से सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं। भारत को एक तरह से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर दे रहे हैं। भारत चाहे तो खुद के वेपन सिस्टम सुकोई 57 में लगा सकता है। अभी आपको मालूम है होगा कि रफाल के अंदर हमने ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है, एनजी मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, वो हम रफाल के अंदर हम लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके लिए हमको फ्रांस की परमिशन लेनी पड़ी और फ्रांस से बात करनी पड़ी। पर जब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, अगर हम सुकोई 57 लेते हैं, तो हम हमारे वेपन सिस्टम, हमारे राडार सिस्टम्स सब अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जो हमने सुखोई 30 के साथ किया, उसको आज हमने सुपर सुखोई 30 बना दिया। तो रशिया भारत को सारे वेपन सिस्टम भी दे रहा है। देखिए ओनली वन कंट्री जो हमारे साथ है इस टाइम पे, वो है इज़राइल। इज़राइल ने हमको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है और बताया जाता है कि इज़राइल हमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी देने को तैयार है, जिसके कारण जो टर्की से पाकिस्तान को ड्रोन्स भेजे गए, उसका तोड़ हमें इज़राइल दे रहा है। तो अंबर जी आपको ये मानना ये देख लीजिए
एक ग्लोबल नैरेटिव, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया जाएगा भारत के अलावा, और हमें एक तरह से रिस्पॉन्सिबली होके इन सब के जो नैरेटिव्स है उसका पहले से ही तोड़ रख के जनता के सामने रखना है, ताकि एक तरह से देश के अंदर ये जो बोलते हैं कि कोई एक तरह से कम्युनल वायलेंस ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसको एक तरह से हिंदू मुस्लिम का इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश के अंदर एक तरह से कम्युनल वायलेंस हो, और कम्युनल वायलेंस होने से हमारे एनिमी जीत जाए, और वो बताना चालू कर दे कि मोदी जी एक तरह से फासिस्ट है, वो मुसलमानों का ख्याल नहीं रख सकते, और ओआईसी उनके अगेंस्ट हो जाएगा। उस समय अमेरिका के ह्यूमन वॉच राइट ग्रुप अलग हो जाएंगे, यूएन हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये सब एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। और आपको मालूम है 2002 में ग्राम स्टेन्स की हत्या हुई थी, उस समय भी ये हाइपर हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसका ब्लेम वाजपेयी जी की रेजिम पे आया, और बीजेपी 10 साल सत्ता से बाहर रही। तो ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। 2029 लोकसभा जी। इलेक्शन में मोदी जी को हटाने के लिए ये मुहिम चालू हो गई है। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जो काम टू एब्सोल्युटली। जो काम 2020 में आपको याद होगा शाहीन बाग से चालू हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट से चालू हुआ, ये वापस रिपीट हो रहा है। कल आपने देखा कि मई 7 को जैसे ही ड्रिल्स अनाउंस किया, पंजाब ने हरियाणा को पानी देना बंद कर दिया, और जो फेक फार्मर्स है, जो खालिस्तानी सपोर्टेड आईएसआई ऑपरेटिव्स है, जो फेक फार्मर्स बन के आ रहे हैं, उन्होंने कल प्रोटेस्ट चालू किया है अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट। वो बोल रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हमारी लैंड हत्या रही है। अरे भाई साहब, इतने दिन आप क्या कर रहे थे? जिस दिन हमारी मिलिट्री की मूवमेंट्स होनी है, जिस दिन हम ड्रिल्स कर रहे हैं, उस समय एक तरह से पैरेलल मूवमेंट करके आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये तरीके से जो पाकिस्तानी टर्माइट्स है यहाँ पे इंडिया में, जो हमारा हाफ फ्रंट है, उनको आइडेंटिफाई करिए। ये जो भी लोग हैं इनको सीधा बोल दीजिए पाकिस्तान ऑपरेटेड आईएसआई एजेंट्स। इनको एक ही चीज बोलिए, ये कोई फार्मर्स नहीं है, ये खालिस्तानी सिंपथाइजर्स है, फंडेड बाय आईएसआई, रिजाइडिंग इन इंडिया। ये मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, और इस सब से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो हाफ फ्रंट की बात होती है, थ्री फ्रंट तो है ही, हाफ फ्रंट उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसे में सतर्कता और ज़िम्मेदारी दोनों ही दोगुनी हो जाती है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।